गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 14, 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। वैसे तो थोड़ा सा रिपीटेड सा टॉपिक है, इसमें एक दो इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड करके और यहाँ से कुछ एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। दो एमसीक्यूज जो है हम लोग ऐसे करेंगे जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और दो एमसीक्यू हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे न्यू करने वाले हैं। ठीक है, अराइवल ऑफ मॉनसून के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बताऊंगा आईएमडी जो है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको कंसीडर करता है मॉनसून को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसको थोड़ा सा देखने वाले हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में थोड़ी सी नई न्यूज है, वैसे तो ये पुराना पूरा रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर आर्सेनल मतलब इंडिया के अंदर कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, इसके बारे में जानकारी आई है, उसको थोड़ा बात करने वाले हैं। रिमिशन ऑफ सेंटेंस, गवर्नमेंट ने कुछ नया एक बेसिकली गाइडलाइंस टाइप का दिया है, एक नोटिस टाइप का दिया है, जिसमें बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं तो उनको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और आपको बताऊंगा मैं जो टर्म्स होती है ना हमारे रिमिशन, पार्डन, कॉम्यूटेशन, रिप्रीव, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। रूपी भैया कमजोर हो गया दोबारा से, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्यों हुआ है, क्या रीजन है उसके पीछे। डिस्क्रिमिनेशन एट गूगल, बिल्कुल 2 सेकंड का टॉपिक है, थोड़ा इसको पढ़ने वाले हैं। राइट टू रिपेयर, ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा इसको देखने वाले हैं। और ये आज के बेसिकली एडिटोरियल सेक्शन से भी है थोड़ा सा। राइजिंग ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन, रीजंस एंड सॉल्यूशंस, और ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन से, और यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू तो हमारे ऊपर हैंडल हो ही गए थे रिटेल इन्फ्लेशन वाले में, देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल एज वेल। चलिए दोस्तों बात करते हैं सीधा। तो रिटेल इन्फ्लेशन इजीज टू 7.04%, price rise in vegetables surge to 18.3%, urban food inflation accelerates to 8.2%। तो बेसिकली इनका यह कहना है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल के महीने में लगभग 8% के लगभग चल रहा था, वो अभी लेटेस्ट 7.04% हो गया है, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है। इतना ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत फालतू का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, बस आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कम हुआ है। उस कम के पीछे रीजन क्या है, हो सकता है कि आरबीआई ने जो स्टेप यहाँ पे लिए हुए हैं वो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, और वीट के ऊपर हम लोगों ने जो बैन लगाया है वो इसका एक रीजन हो सकता है। और रशिया से जो हम लोगों ने ऑयल परचेज कर रहे हैं, अगर रशिया से हम लोग ऑयल परचेज नहीं करते तो आप समझ लीजिए इस समय ऑयल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस कम से कम 150 रुपए लीटर होता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा प्राइस है, 150 नहीं कम से कम 140 के आसपास तो होता। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, आरबीआई ने जो स्टेप लिए हैं। तो आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने रेपो रेट को 2 बार इंक्रीज कर दिया है ना। और रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाता है, मतलब अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, और क्योंकि रेपो रेट इंटरेस्ट रेट हाई है, इसी वजह से बहुत सारी कम कंपनियां और लोग जो हैं बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, होम लोन, कार लोन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कम जा रहे हैं, तो मनी सप्लाई कम हो गया। ठीक है, और जब मनी सप्लाई कम हो जाता है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन जो है वो काबू में आ जाता है। सीधी सी बात है, डिमांड सप्लाई का खेल है, आप ज्यादा डिमांड करोगे तो वैल्यू बढ़ेगा, डिमांड नहीं करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। ये हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं, जो स्कूल में जो बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे नोट्स बनाते हैं, उनकी बहुत डिमांड होती है ना, हर जगह पे डिमांड होती है भैया। जिसकी अच्छी सरकारी नौकरी लगती है उसकी ज्यादा डिमांड होती है समाज में, जिसकी नौकरी नहीं होती उसकी कम डिमांड होती है। तो ये सारा खेल वैल्यू का है, जब आपकी डिमांड बढ़ती है ना तो आपकी वैल्यू भी बढ़ने लगती है ना। चलिए जी, रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, तो जब हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं बेसिकली हम लोग सीपीआई की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि मैन्युफैक्चरर की साइड से होता है, इसमें जो स्टील वगैरह वो सब रहता है ना, वो प्राइस होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ज्यादातर फूड और वो उसकी बात हम लोग करते हैं, जो कि सीधा कंज्यूमर को इंपैक्ट करता है, आपके जैसे मेरे जैसे लोगों को इंपैक्ट करता है। इसका जो बेस ईयर है वो 2012 है, ये पुराना स्लाइड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई में जो है सर्विस को जो है ज्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता, बहुत ही रेयर, लेकिन सीपीआई के अंदर जो है गुड्स के साथ साथ सर्विस भी की जाती है, डब्ल्यूपीआई में ज्यादातर गुड्स किए जाते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई कई तरह का होता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज करती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी, जिसका बेस ईयर है 2016। ठीक है, तो यहां से थोड़े सवाल भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम वगैरह में।
और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो कि आरबीआई की है। 2014 से पहले हम लोग डब्ल्यूपीआई को ही अपना जो है बेंचमार्क इन्फ्लेशन इंडेक्स मानते थे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सीपीआई के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए इसके बारे में। और 3-4 तरह का होता है हमारा सीपीआई: इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल लेबरर्स और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, यहां से सवाल कई बार आ चुके हैं यूपीएससी में, कि कौन से इंडेक्स को कौन रिलीज करता है और उसका क्या यूज हो सकता है। जैसे लेबर ब्यूरो यहाँ पे आया है, लेबर ब्यूरो यहाँ पे भी है, लेकिन इसके अंदर लेबर ब्यूरो नहीं है। ठीक है, ये किया जाता है एनएसओ के द्वारा, जो पहले सीएसओ हुआ करता था वो अभी कन्वर्ट हो गया है एनएसओ के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। और ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यूपीएससी में सवाल पूछा गया था 2010 के अंदर, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा आपको पढ़ना है इसके बारे में। स्क्रीन को आपने पॉज करना है, 2 मिनट के लिए इसको पढ़ो, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। गवर्नमेंट रिजोर्ट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से स्टेप लेती है, आपके सामने सवाल है। ठीक है, और उसके अलावा 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं। 2020 में भी यहाँ से सवाल पूछा गया था, जो है सीपीआई के रिगार्डिंग है। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई के रिगार्डिंग है। इंपॉर्टेंट है ये इन्फ्लेशन, हमारे इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। इन्फ्लेशन, बैंकिंग, नेशनल इनकम। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, राइट। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए। हाई इन्फ्लेशन लेवल इन एन इकोनॉमी लीड्स टू, क्या होता है अगर इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन लेवल हो जाता है और मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कल आपसे जो सवाल पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने बहुत शानदार कमेंट किए। जो आपसे पूछा था मैंने चाइल्ड लेबर वाले उस केस में पूछा था, जो टैलेंट हंट शोज होते हैं और जो स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत बच्चों ने अपने बहुत बढ़िया बढ़िया ओपिनियन दिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर स्पोर्ट्स एक अलग चीज होती है, यहाँ पे बच्चों का शोषण होता है, जो रियलिटी शोज होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल सही है अगर वो बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि बच्चा अपनी मर्जी से करता होगा? अरे बच्चे की क्या ही मर्जी होती है, जो माँ बाप बोल देते हैं बच्चा कर देता है। कुछ लोग डरा के धमका के, कुछ लोग प्यार से, कुछ लोग शौक से कर लेते हैं ना बच्चे। खैर वो एक अपना सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जहां भी आप करो कोई दिक्कत नहीं है। आप टैलेंट करिए, आप स्पोर्ट्स करिए या पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब सबका निचोड़ यही निकलता है, और इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है पेरेंट्स के ऊपर। कानून तो बाद में आता है ना। पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा आप करवाइए अपने बच्चे से जो मर्जी बच्चे का मन कर रहा है, लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए बच्चा, है ना, किसी भी तरह से, ना फिजिकली ना मेंटली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मॉनसून एंटर्स पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, तो बेसिकली केरला को कोस्ट के ऊपर तो पहले आ ही चुका था। ठीक है, तो धीरे धीरे मॉनसून आगे बढ़ रहा है। और भैया जैसे कि अभी हम क्लियरली देख भी सकते हो, जो ये ब्लैक जो लाइन है वो, और जो रेड डॉटेड लाइन है, या जो नजर है डॉटेड लाइंस, तो ये बेसिकली मॉनसून इस तरह से एडवांस करता है। तो केरला कोस्ट के ऊपर 1 जून को आता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहता है इस तरह से। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 जुलाई, तो दिल्ली में जो है ना वो 1 जुलाई, या फिर हाँ मतलब जुलाई आप समझ सकते हो कि जुलाई के एंड तक आ जाता है, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाता है अगर डिले होता है तो। थोड़ा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पे देखना जरा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 20 मई, यह है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में जो है 15 से 20 मई के बीच में आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेनलैंड की बात करो तो 1 जून को आता है। तो थोड़ा बताओ कि ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, थोड़ा टेढ़ा है, अगर आपको पता है, अगर आपने ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, थोड़ा टफ सवाल रहेगा बट स्टिल, कि जो मॉनसून के दौरान में हमारे यहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट जेट स्ट्रीम डेवलप हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है ये, या फिर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी नॉर्मली बोल सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती है? टफ है सवाल, नो डाउट। सो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो कि मॉनसून के दौरान होती है, इस कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती है? ठीक है, आपसे मेरा ये छोटा सा सवाल है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो ज्योग्राफी तो एक सवाल यहां से और भी पूछ सकता हूं। ठीक है, कि यहां पे हमारी जो जेट स्ट्रीम होती हैं, ठीक है, विंटर में जो हमारी ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक चलती है साउथ ऑफ हिमालय और दूसरी चलती है नॉर्थ ऑफ तिब्बत। लेकिन जैसे ही समर आती है,
और जैसे ही हमारी मानसून आने लगा, आगे आगे बढ़ने लगती है, आईटीसी जेट आगे बढ़ने लगता है, तो ये जो सदर्न वाली ब्रांच है वो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? ठीक है, ये थोड़ा टफ सवाल है, एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ बच्चे डेफिनेटली इसका आंसर देंगे जिन्होंने अपनी बेसिक एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हुई हैं। तो 6 ऐसी प्रेडिक्शन होती हैं दोस्तों जो कि आईएमडी यूज करता है मॉनसून को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, पहले हम लोगों ने इसको किया हुआ है, कोई नया टॉपिक नहीं है ये। मिनिमम टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, प्री मॉनसून रेनफॉल कहां पे? सदर्न पेनिनसुला के अंदर। ऑनगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ओवर द साउथ चाइना सी, देखो साउथ चाइना सी को भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने। लोअर ट्रोपोस्फेरिक जोनल विंड ओवर द साउथ ईस्ट इंडियन ओशन, अरे भैया यहीं से तो मॉनसून आ रहा है ना। अपर ट्रोपोस्फेरिक जोनल विंड ओवर द ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, ऑनगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ओवर द साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन। आपसे ये सवाल यूपीएससी में डायरेक्टली भी पूछ सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज्ड बाय आईएमडी, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, थोड़ा याद रखोगे तो मजा आएगा बात का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सेंटर टू बूस्ट सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस। एक तो हमारे पास होता है जी नॉर्मल राइस, ठीक है, एक होता है हमारे पास फोर्टिफाइड राइस। एक आपको थोड़ा सा ना सेल्फ स्टडी के लिए देता हूं, एक आज के ना गोल्डन राइस भी आता है, गोल्डन राइस, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना। गोल्डन राइस क्या है इसका फंक्शन क्या है, कैसे ये होता है, सारी चीजें थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल राइस के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फोर्टिफाइड के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हम लोग बाहर से डालते हैं। आपने विटामिन डाल दिया, आपने कुछ भी इसके अंदर आप जो है आप आयरन इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल सकते हो, विटामिन B2 डाल सकते हो, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन आप इसमें ऐड कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में लोगों के पेट में फूड तो है, लेकिन वो फूड ना हेल्दी नहीं है, और इसकी वजह से होती है यहाँ पे हंगर, उसको कहा जाता है हिडन हंगर। मतलब भैया पेट में फूड तो है लेकिन न्यूट्रिशनल फूड नहीं है, उसे हिडन हंगर कहा जाता है। उसको हटाने के लिए सरकार अभी अपने चावल के अंदर बाहर से एक्सटर्नल न्यूट्रिशंस डाल रही है, जिसे कहा जाता है फोर्टिफाइड राइस। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हो, FAO वगैरह ने थोड़ा इसके बारे में बोला है, फैट्स एंड लिपिड्स एंड ऑल दैट, वो सब रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इनका कहना है कि सरकार ने, मतलब अभी हमारा जो फूड जो ऑर्गेनाइजेशन है जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो जो है फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। ठीक है, और ये किया जाता है 2 स्कीम के तहत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे हम लोग PM पोषण भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको सेपरेटली भी पढ़ना चाहिए। तो आपके जो नोट्स वगैरह हैं गवर्नमेंट स्कीम के, तो आप इसको सेपरेटली पढ़िए, पहली बात तो ये। हालांकि कुछ एक्सपर्ट लोगों ने वार्निंग भी दिया है कि ये जो फोर्टिफाइड राइस है वो कुछ खास लोगों के लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि भैया जो बेनिफिट है वो ज्यादा है, रिस्क है वो उसके कंपैरिजन में कम है। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करते हो तो बेनिफिट ज्यादा होता है, ये बल्कि सरकार का कहना है। आप यहां पे क्लियरली चीज देख सकते हो, उनका कहना है कि इंडिया में हर साल मालन्यूट्रिशन की वजह से हमारी इकोनॉमी को 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इलनेस एंड डेथ। अगर हम लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे तो सोच के देखिए आप कितना ज्यादा पैसा हमारा बच सकता है, जो अल्टीमेटली हमारे GDP में इंक्लूड होगा, और वो हमारी GDP का 1% हो सकता है। उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने यहां पे बताई कि 1 रुपी स्पेंट ऑन न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस इन इंडिया कुड जनरेट 34.1 से लेके 38 रुपी इन पब्लिक इकोनॉमी। मतलब अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर 1 रुपया खर्च करते हो तो बदले में हमें 34 से लेके 38 रुपीज का रिटर्न मिलता है। बहुत बड़ी बात है। इस तरह के फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप अपने आंसर वगैरह के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यही था थोड़ा इसके बारे में, बाकी थोड़ा वो था यहां से पढ़ सकते हो। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन जो है 2016 हम लोगों ने बनाया था, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, हमारा जो वीट है, राइस है, उसके अंदर हम लोग आयरन ऐड करेंगे, विटामिन B12 ऐड करेंगे, फोलिक एसिड ऐड करेंगे,
है ना, आयोडीन ऐड कर सकते हैं, आयरन ऐड कर सकते हैं हमारे नमक के अंदर, है ना, जो एडिबल ऑयल होते हैं, मिल्क होता है, उसके अंदर हम लोग विटामिन ए, विटामिन डी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास नेशनल न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी 2016-17 भी है, जिसमें हम लोग जो है अनीमिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी को दूर करने की बात करते हैं डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन करके, है ना। तो कुछ चीजें हैं, आप थोड़ा पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। कहता है इंडिया इज एक्सपेक्टिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। सिप्री, सिप्री क्या है? बेसिकली इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन के अंदर पड़ता है, वहां पे 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये बेसिकली क्या करता है, दुनिया भर में जो मिलिट्री स्पेंडिंग होती है उसके ऊपर नजर रखता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक एनजीओ टाइप का है और इस तरह की चीजें करता है। इनका कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है लगातार अपने आर्सेनल को, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसने कहा है कि लेटेस्ट डेटा में इंडिया के पास इस समय 160 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, पाकिस्तान के पास लगभग 164-166 के लगभग है, ठीक है। तो चाइना भी बढ़ा रहा है भैया, ठीक है। रशिया कम कर रहा है, अमेरिका भी ठीक ठाक, अमेरिका भी कम कर रहा है काफी समय से, लेकिन उसको काफी मॉडर्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो अमेरिका वगैरह ज्यादा कंसर्न हमें लोगों का नहीं है। बात यह है कि ये सिर्फ अंदाजा लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंट्री, हम इंडिया और पाकिस्तान, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। बाकी मोस्टली कंट्रीज कर देती हैं, इजराइल भी नहीं करता ऑफ कोर्स। इजराइल ने तो ये माना ही नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, बाकी सबको पता है वैसे है उसके पास है ना। चलिए, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, कुछ इसमें खासा है नहीं भैया। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सिप्री का जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, वो थोड़ा बहुत करके, है ना। सिप्री वाज रिसेंटली इन न्यूज, सिप्री इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपसे पूछ सकता है क्लाइमेट चेंज, वेपन वगैरह, वो सब आपसे पूछ सकता है। कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा, उसकी मर्जी है। न्यू नॉर्म्स फॉर द सेंटेंस रिमिशन, बेसिकली क्या है ना, हम लोग मना रहे हैं भैया आजादी का अमृत महोत्सव, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें सरकार ने कुछ खास प्रिजनर्स को अभी रियायत दिया है, उनको थोड़ा रिलीफ दिया है। किनको दिया है ये ऐसे आपको नहीं पता होना चाहिए ज्यादा इसके बारे में, इतनी डिटेल जो हमें एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। तो उनका कहना है कि प्रिजनर्स हु वुड क्वालिफाई, कौन क्वालिफाई करेगा, तो ऐसी महिलाएं और ऐसे ट्रांसजेंडर पीपल जो 50 साल से ज्यादा के हैं, या फिर जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है और जिन्होंने अपनी 50% का जो सेंटेंस था वो पूरा कर लिया है, उनकी सजा पूरी हो गई है, तो उनको हम लोग छोड़ रहे हैं। जनरल रिमिशन बेसिकली हम लोग दे रहे हैं, पार्डन नहीं कर रहे हैं, जनरल रिमिशन दे रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ इन्होंने यहाँ पे जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, 70% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, जिन्होंने 50% से ज्यादा अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है, उनको भी हम लोग देंगे। कुछ लोग जो थोड़ा बीमार रहते हैं ज्यादा, उनको भी हम लोग दे सकते हैं, है ना। वो कुछ चीजें हैं, तो रिमिशन हम लोग इनको दे रहे हैं। अच्छा, रिमिशन और पार्डन बराबर नहीं, अब ये मत समझना कि रिमिशन का मतलब है उनको छोड़ दिया, नो। तो थोड़ा सा ये टर्म्स हैं, काफी ज्यादा यूज होती हैं हमारी पॉलिटी में, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा इन टर्म्स के बारे में, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पेक्ट। एक्चुअली मैंने इसको पूरा लक्ष्मीकांत से ही कॉपी पेस्ट किया है, खुद से तो कुछ नहीं बनाया मैंने ये, बट स्टिल पार्डन का मतलब सीधा ही पता कि माफ कर दिया, है ना। आपसे गलती हुई, आपने माफ कर दिया, उसने आपको छोड़ दिया कि आप भैया जाओ आराम से ऐश करो, जियो अपनी जिंदगी। कम्यूटेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म, मतलब सजा आपकी कम नहीं हो रही है, लेकिन उस सजा की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती है। पहले अगर मान लो आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलता था, वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो वो होती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो हो सकता है आपको उससे जो है थोड़ा सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए, है ना। आप आराम से कोई मोमबत्तियां बना सकते हो, आप थोड़ी साफ सफाई का काम कर सकते हो, इस तरह का। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से थोड़ा कम पनिशमेंट दिया जाता है, उसे बोलते हैं कम्यूटेशन। रिमिशन का मतलब जैसे ये रहता है, जैसे हम लोग फीस माफ करवाते थे ना स्कूल में, तो लिखते थे एप्लीकेशन फॉर रिमिशन, फीस माफी के लिए जो हम लोग करते थे। तो इसका मतलब होता है कि रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। उसकी सजा बेसिकली हम लोगों ने सजा कम नहीं किया है, उसका जो ड्यूरेशन था वो हम लोगों ने कम किया। जैसे फीस होती है ना, फीस कंप्लीटली माफ थोड़ी होती है, फीस थोड़ी कम हो जाती है ना। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है, पहले वो 2 साल की थी, तो पहले आप 2 साल के लिए चक्की पीस रहे थे, अभी हो सकता है आपको भी सिर्फ 1 साल के लिए चक्की पीसना पड़े। चक्की तो अभी भी पीस रहे हो, ठीक है। तो कम्यूटेशन और रिमिशन में ये फर्क होता है। कम्यूटेशन में आपकी सजा थोड़ी कम, मतलब हल्की सजा हो जाती है, रिमिशन में सजा उतनी ही रहती है लेकिन उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, ठीक है। रिस्पाइट का मतलब होता है कि जब आप जो है इट डिनोट्स द अवॉर्डिंग द लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द वन ओरिजिनल अवॉर्डेड, ठीक है।
लेकिन रिस्पाइट का मतलब होता है कोई खास कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से आपकी सजा को थोड़ा हल्का कर दिया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट वीमेन है ना, या कोई फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है, तो जो ओरिजिनली उसको सजा मिली थी, मान लो ओरिजिनली इसको चक्की पीसिंग के लिए जो है सजा मिली थी, अगर वो प्रेग्नेंट औरत कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके केस में उसको थोड़ा हल्का सजा दिया जा सकता है। दैट इज रिस्पाइट। रिप्रीव का मतलब होता है कि स्टे लगा देना। मान लिया आपको किसी को कल फांसी होनी थी, है ना, तो थोड़ा सा उसको 2-4 हफ्ते के लिए डिले किया जा सकता है, जब तक वो प्रेसिडेंट के पास पार्डन और वो मर्ज पिटीशन जाती है उस वाले केस में। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना था मुझे, बाकी तो लक्ष्मीकांत पर अच्छे से पढ़ ही लोगे इसको। भैया उसके अलावा हमारे पास एक न्यूज है, गूगल टू पे वीमेन एम्प्लॉइज $118 मिलियन। तो बात एक्चुअली ये है कि 2017 के अंदर यूएस गूगल के कुछ एम्प्लॉइज ने कैलिफोर्निया में, सिएटल वगैरह में, सैन फ्रांसिस्को में, वहां पे कुछ केस डाला था। उन्होंने कहा था कि यार गूगल के अंदर ना डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, जो वीमेन होती हैं, जो मेन होते हैं, उनकी सैलरी में काफी फर्क होता है। एक ही पोस्ट के ऊपर जो वीमेन होती है उनको थोड़ा कम सैलरी मिलती है, मैन को ज्यादा सैलरी मिलती है। तो हालांकि गूगल ने इसको ऑफ कोर्स डिनाई किया है, बिल्कुल ही डिनाई कर दिया है, लेकिन उन्हें आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट कर लिया है और $118 मिलियन देना है किसको, 15,500 वीमेन एम्प्लॉइज को। बेसिकली एक तरह का कंपनसेशन है। ठीक है, तो भैया अपनी इमेज को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए, हालांकि उन्होंने अग्री नहीं किया है, लेकिन भैया पैसा क्यों दे रहे हो, तो पैसा देने का मतलब यही हुआ कि इनडायरेक्टली आप अग्री कर रहे हो कि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, है ना। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो काफी ज्यादा गूगल के अंदर होता ही है, ये तो बहुत सारे केस आते रहते हैं। ठीक है, तो खैर वो सारी चीजें हैं। रूपी वीकन्स पास्ट 78, स्टॉक स्लाइड आइंग फेड रेट इंक्रीज। देखिए यार, इकोनॉमी के आर्टिकल्स में ना ये हमेशा रहता है, इकोनॉमी का आर्टिकल बहुत छोटा सा दिखता है आपको, लेकिन उसके अंदर ना जो टर्म्स होती हैं वो बहुत सारी यूज हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि इकोनॉमी का आर्टिकल आप तभी पढ़ो जब आपको वो टर्म्स के बारे में पता हो, और अगर आपको नहीं पता है तो उस आर्टिकल को पढ़ते समय जितनी टर्म्स आपके सामने आए पहले आप उनको क्लियर करते चलो। तो आपने ये प्रैक्टिस एक महीना भर कर लिया ना, तो सारी टर्म्स आपके टिप्स पे हो जाएंगी और आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में भी आने लगेगा। जैसे क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी हेडिंग के अंदर ही कई सारे कीवर्ड हैं, जैसे रूपी वीकन्स, मतलब रुपया कमजोर हुआ। अभी आपको खुद सर्च करना पड़ता है, भैया रुपया कमजोर हुआ तो क्यों हुआ, रुपया अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो क्यों होता है, उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये हमारा एक्सटर्नल काम होता है जो हमें खुद से मेहनत करना पड़ता है। फिर यहाँ पे लिखा स्टॉक्स स्लाइड, तो स्टॉक्स जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो क्यों स्लाइड कर रही है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, सेबी कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, फेड रेट क्या होता है, इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इस बार यूपीएससी में सवाल पूछा गया था 2022 के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल खुद की पढ़ाई होती है। न्यूज़पेपर आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन थोड़ी ना करेगा। तो देखिए, उनका कहना है कि भैया रुपया हो गया है कम, क्योंकि जो अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसने अपनी इंटरेस्ट रेट हाई कर दी है। तो भैया सीधी सी बात है, जो वहां पे इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इंडिया से जो इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे वो यहाँ से पैसा निकाल के यूएसए में डालना शुरू कर देंगे, जिससे हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा, और इसी वजह से एक्चुअली हो भी रहा है। तो ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई, कुछ टर्म्स के बारे में आपसे मैं बात कर रहा था जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ टर्म्स इन्होंने यूज किया है, जैसे मॉनेटरी टाइटनिंग, अग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग। अब ये जब तक आपको नहीं पता होगा इस टर्म का मतलब क्या होता है, जब तक आपको इस आर्टिकल का मजा नहीं आएगा। फेड इन्होंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, फेड पॉलिसी, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा और भी कई सारी चीजें, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अब आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है। बॉन्ड यील्ड 2000 जो है सवाल पूछा गया था 2022 में, इसी साल, बॉन्ड यील्ड के बारे में। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, राइजिंग डॉलर एंड द बॉन्ड यील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये चीजें ना हमें खुद से पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अग्रेसिव सेलिंग बाय एफपीआई, अग्रेसिव सेलिंग क्या होता है, एफपीआई के द्वारा कैसे यूज किया जाता है, क्या इसका इंपैक्ट होता है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है। ठीक है, अब ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमें खुद से करनी पड़ती है। जो आपके जो इकोनॉमी के नोट्स हैं, है ना, उसमें आप ये चीजों को ऐड करिए, गूगल करिए, सर्च करिए, यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो। ठीक है, फिर आप उसको नोट्स में ऐड करिए, इनको अच्छे से समझिए क्या चीजें होती हैं, तब जाके इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैंडल होते हैं एग्जाम के अंदर। अदरवाइज इकोनॉमी कोई क्वेश्चन हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाता है अगर आपका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा मेहनत लगता है इकोनॉमी को करने के लिए। ठीक है, और ज्योग्राफी को करने के लिए भी मेहनत लगता है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं होता है, बट स्टिल अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये चीजें हमें करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो आर्टिकल है वो है, रशिया इज नाउ सेकंड बिगेस्ट ऑयल वेंडर टू इंडिया। तो भैया रशिया जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया है, लेकिन इराक अभी भी टॉप पे है। ठीक है,
सऊदी अरेबिया जो है वो तीसरे नंबर पे है, तो दूसरे पे आ गया है रशिया। तो रशिया से भैया बहुत ज्यादा, क्योंकि डिस्काउंट भी दे रहा है ना यार हम लोगों को, तो जहां आपको पता ही है इंडिया वाले जहां डिस्काउंट मिलेगा वहां तो जाएंगे ही जाएंगे। साल भर हम लोग सेल का वेट करते हैं कब सेल आएगा, तो जैसे अभी रशिया में सेल आया हुआ है तो वहां पे चले गए हम लोग, है ना। हमें अपना इंटरेस्ट भी तो देखना है ना। पहले हमारे यहाँ पे इतना इन्फ्लेशन हाई है, अगर रशिया से नहीं खरीदेंगे तो भैया इन्फ्लेशन की क्या हालत होगी वो तो सोचने वाली बात है। अपहोल्डिंग द राइट टू रिपेयर, ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि इसको है हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में करें, लेकिन इतना कम कंटेंट अगर ये लोग देंगे तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो लेट्स होप के फ्यूचर में कोई राइट टू रिपेयर को लेकर, और डेफिनेटली आएगा भी एडिटोरियल, क्योंकि ये काफी लैंडमार्क है चीज है, और एक्सप्लेन सेक्शन में भी डेफिनेटली आएगा आने वाले समय में। तो क्या है ये थोड़ा राइट टू रिपेयर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लो आपने कोई एप्पल का फोन लिया, मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूँ, बाकी बाद में इसको देख लेंगे। मान लो कोई आपने एप्पल का फोन लिया, ठीक है, और अगर ये खराब हो गया मान लो, अब खराब होने के बाद सब कहाँ जाओगे आप, या नॉर्मल दुकान वालों के पास जाओगे, है ना, जो नॉर्मल रिपेयर करते हैं। मोस्टली वो लोग क्या बोलेंगे कि सर हमारे पास सामान नहीं है, हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। अगर रिपेयर करके इसके अंदर सामान डालेंगे तो फिर आपको बोलेंगे सर हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो सामान कंपनी ने नहीं भेजा है उनको, वो थर्ड पार्टी का है, और थर्ड पार्टी का सामान खराब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना, तो रिस्क रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप एप्पल के सर्विस सेंटर में जाओगे तो आपको प्रॉपर रिपेयर करके देंगे, आपको सारा सामान इसमें बिल्कुल जेन्युइन डाल के देंगे। थोड़ा महंगा जरूर होता है लेकिन कम से कम उसकी गारंटी होती है। तो ये डिबेट इंडिया में इतना ज्यादा नहीं चलता, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा चलता है। देखिए मान लो आपका एप्पल फोन जो है उसकी लाइफ 2 साल है, वैसे इसकी लाइफ जो है 3-4 साल भी हो सकती है, मैं तो अपने वाला पिछले 6 साल से चला रहा हूं, बट एनीवेज मान लो उसकी लाइफ 2 साल है। अब अगर आप उसको रिपेयर करवाओगे तो आप उसकी लाइफ को 2 साल से 4 साल भी एक्सटेंड कर सकते हो, कभी डिस्प्ले चेंज करवा लिया, कभी बैटरी चेंज करवा लिया, है ना, करा सकते हो। लेकिन मान लो उसकी रिपेयर ही नहीं होती तो मजबूरी में आपको 2 साल के बाद ही उसको रिटर्न करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और आपको नया फोन खरीदना पड़ेगा। इससे मैन्युफैक्चरर को बहुत बेनिफिट होता है ना। अगर भैया कंज्यूमर नया नया सामान खरीदने में बेनिफिट होगा, रिपेयर करने से उसको बेनिफिट नहीं है। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मान लो किसी ने रिपेयर करवाना भी है तो वो प्रॉपर उनके सर्विस सेंटर में आए, जहां पे उनको महंगा सामान हम लोग देंगे, जो एक्सेसरी होती है, जो छोटा मोटा सामान होता है, ठीक है। इससे कई फायदे होते हैं। इससे एक तो जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। अब आप नॉर्मली जो हमारे दुकान वाले होते हैं गली में खड़े रहते हैं, वो क्वालिटी उनके प्रोडक्ट की अच्छी थोड़ी होती है। तो एक तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनी रहती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। दूसरी बात यह कि उस मोबाइल के साथ साथ कंपनी की दूसरा सामान भी बिक रहा है, तो उसकी सेलिंग और ज्यादा इंक्रीज हो रही है ना। ये बात हो गई। तीसरी बात यहाँ पे ये हो गई कि जो 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 प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं, वो भी प्रोटेक्ट होते हैं, है ना, क्योंकि उसके अंदर इतना सारा सामान होता है जो प्रॉपरली कॉपीराइटेड होता है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीजें। तो ये इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स कभी नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी जो है रिपेयर करे, और इसीलिए उनके जो सामान होता है वो भी सिर्फ अपने सर्विस सेंटर में ही अवेलेबल करवाते हैं, बाहर कहीं अवेलेबल नहीं करवाते। ये तो मैंने सिर्फ मोबाइल का एग्जांपल लिया, बहुत गाड़ियों का एग्जांपल आप ले सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, लैपटॉप वगैरह किसी का भी ले सकते हो। तो अभी न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए में एक एक्ट पास किया है, फेयर रिपेयर एक्ट, जिसमें क्या है, थर्ड पार्टी भी रिपेयर कर सकती है आपके सामान को, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर जो है अभी उनको ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो थर्ड पार्टीज को भी सामान प्रोवाइड करें रादर देन देयर सर्विस सेंटर ओनली। तो ये कुछ चीज है जो यहाँ पे हुआ। तो आईपी रिजीम कर मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है ना। मैंने वैसे टोटली इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रांस के अंदर जो है क्या होता है, फ्रांस के अंदर एक चीज है, वहां पे हर मैन्युफैक्चरर को डिस्प्ले करना पड़ता है उसकी रिपेयरेबिलिटी, कि भैया वो सामान रिपेयर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो रिपेयर होते ही नहीं है। आजकल भैया ऐसे एसी आते हैं, जानबूझ के कंपनियां उन एसी को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं कि भैया हमारे दुकान वाले उसको रिपेयर ही नहीं कर पाते, आपको वो रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी सिर्फ इसी वजह से। तो फ्रांस के अंदर हर प्रोडक्ट के सामने लिखा होता है कि उसकी रिपेयरेबिलिटी क्या है। मतलब मान लो उसको अगर 1 स्टार दिया हुआ है तो आप उसको रिपेयर करवा सकते हो,
2 स्टार दिया हो तो रिपेयर करवा सकते हो। अगर मान लो उसको 4 स्टार या 5 स्टार मिले हैं तो मतलब आप उसको रिपेयर करवा ही नहीं सकते, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें जो है डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो और लास्ट हमारे पास जो एडिटोरियल है वो हमारा है टैकलिंग द क्राइसिस ऑफ राइजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस। ठीक है, क्या कहता है देखिए, ग्लोबल फूड प्राइस तो इस समय ऑल टाइम हाई चल ही रहा है, ये आपको सबको पता है। इसके रीजन क्या क्या है? फूड शॉर्टेज ऑफ कोर्स, ट्रेड डिस्ट्रप्शन, जैसे हम यहाँ पे रशिया यूक्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी वजह से ट्रेड डिस्टर्ब हो गया है ना। राइज एंड स्प्रेड ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी लेवल, तो उसका ये इंप्लीकेशन है। डिप्लीशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, जैसे श्रीलंका आप देख ही सकते हो, नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्री है तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल लगभग 0 पे ही चला गया है। अ स्ट्रेन ऑन द नेशन फिस्कल रिसोर्सेज ऑफ कोर्स, है ना, कंट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। थ्रेट टू पीस, इवन सोशल अनरेस्ट, श्रीलंका का डायरेक्टली एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये कुछ कारण और कुछ इंप्लीकेशन हो सकते हैं जब फूड क्राइसिस होता है, फूड के प्राइसेस हाई होते हैं। इसकी कुछ हिस्ट्री बताई गई है इन्होंने। तो इन्होंने जो हिस्ट्री बताई है ये कहा कि जब 1960s में दुनिया भर में ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी आई और ग्रीन रेवोल्यूशन होने लगा इंक्लूडिंग इंडिया, उसके बाद से अभी तक 3 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं ग्लोबली जब फूड क्राइसिस आया है। पहला हुआ था 1973-1976 के अंदर। ठीक है, दूसरा हुआ था जब 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तब, और जो 2008 से लेके 2011-12 तक चला था, 2013-14 तक भी, बीच में फिर वो 2015 के लगभग नॉर्मल हो गया था, 14-15 के लगभग, और फिर वो चला 2020 तक। अब फिर 2020 में भैया आया कोविड, ये आया सबका बाप। कोविड के बाद अचानक से जो है फूड प्राइस इंडेक्स एकदम से इंक्रीज हुआ, और ये आपको मैं बताता चलूं कि ये कोविड वाला है वो सबसे ज्यादा शार्प है। शार्प मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा राइज किया है। लेकिन तीनों में एक फैक्टर कॉमन है जो काफी इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि तीनों केस में जो फूड प्राइस हाई हुआ है वो भैया प्रोडक्शन की वजह से नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ कि प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन बम्पर है, अभी भी प्रोडक्शन खूब है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर के फैक्टर हैं उनकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है। 1973-76 में किस वजह से हुआ था? ऑयल क्राइसिस की वजह से हुआ था। 2008 में किस वजह से हुआ था? स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से हुआ था। 2020 में किस वजह से हुआ? कोविड की वजह से हुआ। तो इनमें से सारे फैक्टर आउटसाइड एग्रीकल्चर हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी जो सबसे नए वाला है उसके बारे में इसने कुछ बातें कही हैं। तो रशिया यूक्रेन वाला क्राइसिस तो है ही, कोविड दोनों ने मिलकर जो है इस समय भैया आतंक मचा रखा है पूरी दुनिया में। ट्रेड पैटर्न एंड द कंपोजिशन ऑफ द यूसेज ऑफ द फूड कमोडिटीज, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रेड पैटर्न का मतलब ये है कि हम लोग कुछ खास फूड प्रोडक्ट्स के लिए कुछ खास कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे वीट हो गया या फिर एडिबल ऑयल हो गए, है ना। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, दुनिया में कुछ खास कंट्री ऐसी हैं जिसके ऊपर हम पूरी दुनिया डिपेंड कर रही है। तो ये ट्रेड पैटर्न की वजह से भी जो है फूड क्राइसिस हुआ है। तो जैसे रशिया यूक्रेन में पंगा हुआ तो तुरंत दुनिया भर में जो है वो एडिबल ऑयल और वीट के जो है प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो ये इस डिसरप्शन की वजह से भी हुआ है। तो कहता है फर्स्ट बिगेन टू वेजिटेबल ऑयल, तो पहले वेजिटेबल ऑयल के अंदर चीजें गई, फिर बाद में जो है सीरियल्स के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना। उसके अलावा कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फोर्थ वन, ये आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, डाइवर्जन ऑफ फूड फॉर द बायोफ्यूल नीड्स ऑल्सो। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पेट्रोल के ऊपर अपना वो करना है ना, कंट्रोल करना है ना, CO2 रिलीज करना नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेज को वो सारा करके चीजें, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इथेनॉल और बायोफ्यूल का ज्यादा यूज करने लगे हैं। तो बहुत सारा जो फूड आउटपुट है हमारा वो हम लोग बायोफ्यूल बनाने में यूज कर रहे हैं। तो भैया हमारे पास कमी तो होगी ना जब आप वहां पे डाइवर्ट कर दोगे। तो देखो इन्होंने कहा कि 2003 में सिर्फ 1% फूड प्रोडक्ट जो है वो बायोफ्यूल बनाने के यूज होते थे, 2021 में भैया 15%, जो कि बहुत ज्यादा है। तो जब इतना ज्यादा बायोफ्यूल में यूज करोगे तो भैया खाने की कमी तो होगी ही होगी। उसके अलावा फर्टिलाइजर का प्राइस बहुत हाई हो गया, दूसरे जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनका प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई हो गया, है ना। और ट्रेड डिस्ट्रप्शन तो खैर हुआ ही है ना। ये रीजन है अभी लेटेस्ट एक्सट्रीमली फूड इन्फ्लेशन का। इंडिया और दुनिया का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? ठीक है, सीधी सी बात है, इंडिया और कौन कौन से स्टेप इंडिया ने लिए हैं। तो
तो जैसे ही इंटरनेशनल प्राइस हाई होना शुरू हुआ या कम होना शुरू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इंपोर्ट और अपने एक्सपोर्ट को काबू करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहता है व्हेन इंटरनेशनल प्राइसेस गो टू हाई, जब इंटरनेशनल प्राइस बहुत हाई हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना इंपोर्ट को लिबरलाइज कर देते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट को कम कर देते हैं। जैसे वीट, इंडिया ने तुरंत वीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जैसे ही प्राइस हाई होने लगे, ताकि डोमेस्टिकली हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। उसके बारे में इसने बात कही है, इंडियाज एक्शन टू बैन और रिस्ट्रिक्ट फूड एक्सपोर्ट इज नॉट डिसरप्टिंग इट्स नॉर्मल एक्सपोर्ट। ठीक है, इंडिया वाज अ वेरी स्मॉल एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। देखिए, व्हीट जब इंडिया ने बैन किया ना, तो पूरी दुनिया में इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन भैया हम लोगों ने कहा कि देखो, अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोगों को अपनी भी तो प्रोटेक्शन करनी है। और वैसे भी ओवरऑल व्हीट का जो एक्सपोर्ट का शेयर था इंडिया का, वो पहले ही 1% से भी कम था। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, अचानक से हम लोगों ने बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं अभी। तो पहली बात इन्होंने ये कहा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है, समय आ गया है कि जब यहाँ पे और ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करने की जरूरत है, नया नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की जरूरत है। कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास कंसल्टिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो कि काफी समय से डीएक्टिवेट चल रही है, डोरमेंट सिचुएशन में है, तो पूरे वर्ल्ड लीडर्स को एक साथ मिलकर इसको फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये सारी चीजें इंप्रूव हो सके। दूसरी बात, जो हम लोग डाइवर्जन कर रहे हैं लैंड का और फूड क्रॉप्स का, बायोफ्यूल वगैरह के लिए, इथेनॉल वगैरह के लिए, उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है, प्रॉपर स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, फिर कहता है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है, इनको बफर स्टॉक भी मेंटेन करना चाहिए ताकि मतलब मुसीबत के समय में उसकी हेल्प ले सके। इंडिया में ये बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं, बफर स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, तो 8-10 महीने के लिए, तो जो कि बहुत बढ़िया चीज है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, फिर एंड में वही एक कंक्लूजन बढ़िया से निकाल सकते हो, सिचुएशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एंड द टाइमली एक्शन बाय द ग्लोबल कम्युनिटी एंड एटसेट्रा, वो सारी चीजें करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक क्वेश्चन लिख सकते हैं अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो हम ये लिख सकते हैं दैट ग्लोबल फूड क्राइसिस demands new solutions to check the severity of situation। ठीक है, कमेंट लिखना है आपने इसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन इसी से बन सकता है, डिस्कस द रीजंस of deepening global food crisis in recent years and its impact on India. Suggest some measures to be taken। 150 words 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपसे जो मैंने 4 सवाल पूछे हैं, एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर दोगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।